नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर रिबिन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र हुकूमत ने हुक्मरान इत्तेहाद महायुति के 54 एमएलएस के हलकों में तरक्याती कामों के लिए मंजूर किया 270 करोड़ रुपए का फंड। भाई जगताप ने आइंदा बल्दियाती चुनाव में कांग्रेस को तन्हा मुकाबला करने के बयान का किया दिफा। कहा, पार्टी के दिग्गज लीडरों का भी है ये एहसास। कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को पेश नजर रखकर राज ठाकरे से दूरी बनाने की कर रही है कोशिश। बीजेपी लीडर राम कदम का इल्जाम। शनिवार वाड़ा मामले पर हो रही सियासत पर इम्तियाज जलील का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, करप्शन के एक मामले को दबाने की हो रही है कोशिश। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र हुकूमत ने हुक्मरान इत्तेहाद महायुति के 54 एमएलएस के हलकों में तरक्याती कामों के लिए 270 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। महकमा मनसूबाबंदी की तरफ से जारी करदा एक सरकारी करारदाद के मुताबिक हर एमएलए को अपने अपने इलाकों में प्रोजेक्टों के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस इक़दाम को महायुति हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात से कबल अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक जिला परिषद के लिए देही तरक्की के महकमे के जरिए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और कौंसिलों के लिए महकमा शहरी तरक्की के जरिए फंड्स तकसीम किए जा रहे थे। मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद से हुक्मरान इत्तेहाद के कानून साज मुकामी तरक्की के लिए फंड्स में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर हर एमएलए को 10 करोड़ रुपए मख्तस करने की तजवीज़ थी, लेकिन लाड़की बहना योजना जैसी स्कीमों के माली दबाव और शदीद बारिश के असरात के सबब रकम को कम कर दिया गया। फंड्स की ये मंजूरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि महायुति हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से कबल वोटरों के एतमाद को यकीनी बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रही है। आइंदा बल्दियाती चुनाव में कांग्रेस को तनहा मुकाबला करने की बात कहकर पार्टी लीडर भाई जगताप ने अपोजिशन खेमे में हलचल मचा दी है। इस मामले पर भाई जगताप का कहना है कि सिर्फ उनका ये मौकूफ नहीं है कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, बल्कि दिगर लीडरान भी ऐसा ही चाहते हैं। हमको अलग लड़ना चाहिए कांग्रेस को, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उनमें से सब लोगों का यही कहना है, ये कार्यकर्ता की लड़ाई होती है और कार्यकर्ता को लड़ाना चाहिए, कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। ये मैं अध्यक्ष था तभी भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, और हमने हमारी बातें आला कमान के सामने रखी है। आला कमान जो निर्णय लेगी, कांग्रेस पार्टी में आला कमान जो निर्णय लेती है वो सर्वोपरि होता है। हम उससे सतपाल का भी बयान आया था कि अलग लड़ना चाहिए, उन्हें पूछिए। हाँ, फिर उसके बाद आपका आया, उन्हें बिहार के चुनाव हुए तो इस वजह से। कांग्रेस लीडर भाई जगताप के हालिया बयान पार्टी की रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ का कहना है, भाई जगताप ने अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन इस ताल्लुक से हाईकमान ही कोई फैसला करेगी। पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हम सब पर लागू होगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात क्लियर कर दी और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनका मत उन्होंने रखा है, लेकिन पार्टी के अंतर्गत जो होता है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो भी निर्णय होता है वो हमारे जो श्रेष्ठ नेता, हमारे ज्येष्ठ नेता होते हैं, वो हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इसके बारे में निर्णय लेंगे। पीएससी में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस बारे में चर्चा हुई, जो अपना ओपिनियन था वो सबने रख दिया। वहां पे हमारे प्रभारी आदरणीय रमेश चंद्र जी थे, बीबी वेंकटेश जी थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टी के साथ इसकी चर्चा होगी तो पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोत्तरी होगा, और वो जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सबके लागू होगा। रही बात आप ये जो कह रहे हैं बार बार के, हमने अपनी भूमिका पहले क्लियर कर दी है कि जिस तरह से संविधान को लेकर हमने, चाहे वो इंडिया अलायंस के साथ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनके जो है वो हमने एक कार्यक्रम बना के फिर हमारी अलायंस हुई थी, उसी तरह से हमको ये सोचना पड़ेगा
कि आने वाले दिनों में हमारा पहला फोकस ये रहेगा कि इस देश की लोकशाही जिंदा रहे, संविधान बचाया जाए और संविधान का धागा लेके हम लोग आने वाले दिनों में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। कानून व्यवस्था पे हमारा पूरा यकीन है, तो हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि जो लोग कानून व्यवस्था में संविधान में यकीन रखते हैं उनके साथ हम जाएं। और ये जो हमारी भूमिका होगी, जो भी हमारी भूमिका तय होगी, ये पक्ष श्रेष्ठी के सामने रखी जाएगी। हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से हमारे यहाँ पे निर्णय होता है। हम अपने कार्यकर्ताओं की बात, नेताओं की बात जाके पक्ष के प्रमुखों को बताते हैं, पक्ष के प्रमुख जो निर्णय लेते हैं वो हम स्वीकार। बीजेपी लीडर राम कदम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को पेश नजर रखकर राज ठाकरे से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये दौर चलने वाला नहीं है और इसे बिहार में शिकस्त होने वाली है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस दल को अपनी करारी हार दिख रही है। उनका वहां गठबंधन है, आरजेडी के साथ उनका अनबन छुप नहीं पाया। अंदरूनी किस प्रकार से मनमुटाव चल रहा है ये सारा देश देख रहा है। अब बिहार के चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस की नजदीकी राज ठाकरे के साथ बढ़ रही है, तो इसकी मार कांग्रेस को बिहार में पड़ेगी। उसके कारण अब महाराष्ट्र के एक कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि वो राज ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। पिछले 2 महीने से इनकी नजदीकियां क्या बिहारी देख नहीं रहा? क्या देश की जनता देख नहीं रहा? किस प्रकार से पत्रकार वार्ता राज ठाकरे को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने की, ये क्या देश ने देखा नहीं? पर केवल और केवल मुंबई और महाराष्ट्र की भूमि पर कांग्रेस और राज ठाकरे की नजदीकी बिहार के चुनाव में कांग्रेस का हार का कारण बनेगी। इस कारण ये नौटंकी और झुठलाने वाली बातें कांग्रेस के नेता द्वारा कही जा रही है। कुछ भी हो जाए, बिहार के चुनाव में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। शिवसेना यूपीटी के लीडर आनंद दुबे ने भाई जगताप के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में इत्तेहाद का फैसला कांग्रेस की हाईकमान और शिवसेना यूपीटी की क़यादत करेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूपीटी कई बरसों से अकेले इंतखाबात लड़ चुकी है। भाई जगताप जी मुंबई कांग्रेस के इकाई के नेता हैं। वो कोई देश के नेता नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। जैसे हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब मातोश्री में रहते हैं, वैसे कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं। महानगर पालिका में किसके साथ युति करनी है, किसके साथ गठबंधन करना है, यह ना तो हमारा अधिकार है, ना भाई जगताप जी का है। यह राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी का अधिकार है। अगर भाई जगताप को लगता है कि वो अकेले चुनाव में जाने में सक्षम है, तो हमारा नाम तो शिवसेना है। हमने तो 27-28 साल महानगर पालिका पे अकेले चुनाव जीतकर भगवा फहराया है। हमने तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को भी हराया, जबकि उनकी केंद्र में भी सरकार थी। तो हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी होने के नाते हम प्यार जरूर करते हैं अपने सहयोगियों को, लेकिन कोई हमें ललकारेगा तो हम तो शिवसेना है, हम अकेले सक्षम हैं। क्योंकि बाकी जो जंगल में सियार वगैरह हो तो झुंड में आते होंगे, शेर तो हमेशा अकेले आता है। और शेर जब दहाड़ता है तो छोटे मोटे जो शेर के कंपटीटर हैं वो भाग जाते हैं। तो हमें कोई नैतिकता का पाठ न पढ़ाए। हम मित्र हैं तो मित्र हैं, और अगर हम दुश्मन हैं तो। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र AIMIM की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। बाद में पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया और आइंदा की हिकमत अमली तय की गई। देखिए, आज AIMIM पार्टी की तरफ से स्टेट लेवल की एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। आड़ावा बैठक हम जैसे कहते हैं कि मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र के पूरे ज़िले के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी को बुलाया गया था। एक तो उनके काम का जायज़ा लिया गया, और दूसरे आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव की उनके ज़िले के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर क्या तैयारी है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया, डिटेल्स ली गई है। और उस हिसाब से अब आगे का जो भी फैसला है, हमने जैसा आपको पहले बताया था कि चाहे पंचायत समिति हो, नगर पालिका, नगर परिषद हो, ज़िला परिषद हो, हम इस बार इलेक्शन लड़ेंगे।
वहाँ पे स्थानिक लेवल के ऊपर किसके साथ गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हम वहाँ पर अकेले लड़ने वाले हैं, ये तमाम बातों के ऊपर चर्चा की गई। महाराष्ट्र की जो मेन बॉडी है उसमें समीर साजिद बिल्डर साहब का ये प्रस्ताव था कि यहाँ पर एक मीटिंग कॉल की जाए और हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑफिस बेयरर्स हैं वो लोग हर डिस्ट्रिक्ट का एक जायज़ा लेंगे। तो ये मीटिंग उसी का जायज़ा लेने के लिए की गई थी और मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के पूरे ज़िले की बॉडीज़ को यहाँ पर बुलाया गया था। मुंबई की मीटिंग अलग सेपरेटली ली जाएंगी। मुंबई के अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब मुंबई के लिए वहाँ पर एक सेपरेट मीटिंग ली जाएगी। तो यकीनन आज इस मीटिंग के ज़रिए हमें बहुत सारी प्राथमिक जानकारी जो चाहिए थी और इलेक्शन कहाँ कहाँ पे हम लड़ने वाले हैं उसका पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है अपनी रिपोर्ट तैयार करके ये फैसला करेगी कि कहाँ कहाँ पर कितने सीटें कैसे लड़ा। AIMIM लीडर इम्तियाज जलील ने शनिवार वाड़ा मामले पर हो रही सियासत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि करप्शन के एक मामले को दबाने के लिए इस मौजू को उछालने की कोशिश की जा रही है। शनिवार वाड़ा के अंदर जो मामला हुआ है, हम भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं। उनके एक मिनिस्टर के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए के ज़मीन घोटाले का मामला अभी पूना में बहुत गर्म चल रहा है मोहर साहब के खिलाफ। और ऐसे मौके के ऊपर मालूम है आरएसएस की स्ट्रेटेजी क्या होती है। जब मुद्दा एक होता है तो फ़ौरन एक नया मुद्दा तैयार कर दिया जाता है और पूरा का पूरा मीडिया है तो उसकी तरफ है तो कैमरे को घुमा दिया जाता है। इसमें यही चाल इस बार भी खेली गई है कि वो जो एमएलए है, एमपी है राज्यसभा की मेधा कुलकर्णी, इतने सालों से, मैं खुद 12 साल पूना में रहा हूँ, उसमें शनिवार वाड़ा कई मर्तबा गए हैं। वो जो वहाँ पर एक दरगाह है कई सालों से है, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों से अगर पूछेंगे आप 60 साल का तो वो बताएंगे आपको कि मेरे पैदाइश से मैंने है तो वो दरगाह देखा है। अचानक अशा प्रकारचा हल्लडबाजी करणं आणि कारण काय होतं की एक 4 महिलापैकी दो महिलाओं ने नमाज पढ़े है। अब नमाज पढ़ने का मतलब ये है कि तमाम जाति धर्म और मजहब के लोगों ने उनसे सीख लेना चाहिए था कि हम कहीं पर भी रहो, हम बाजार में रहो, हम फ्लाइट में रहो, ट्रेन में रहो या हम शनिवार वाड़ा के लॉन के अंदर गए हो, नमाज का वक्त हुआ उन्होंने नमाज पढ़े। वहां पर क्या गुनाह किए उन्होंने। पुणे में शनिवार वाड़ा वाक़े पर हिंदू तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया। हिंदू जन जागृति तंजीम ने अवामी मुकामात पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी का मुतालबा किया है। तंजीम की तर्जुमान ने मजीद कहा कि महकमा आसार क़दीमा को वाज़े करना चाहिए कि वो मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम करेगा। शनिवार वाड़ा ये केवल एक ऐतिहासिक वास्तु नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज और वीर बाजीराव पेशवे इनकी शौर्य गाथा का प्रतीक है। और ऐसी जगह पर नमाज पठन की गई ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हमारे ऐतिहासिक जगहों पर सुनियोजित पद्धति से जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसकी ये शुरुआत है। बंधुओं, पहले पर्वती, उसके बाद सारद्वार और अब शनिवार वाड़ा। अगर आज हम चुप रहे तो कल हर एक ऐतिहासिक जगहों पर यही होगा। ऐसी घटनाएं हिंदू समाज किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। अगर आपको मस्जिद में नमाज नहीं पठन करनी है तो फिर हमारे मंदिरों के यहाँ पर और हमारे ऐतिहासिक जगहों पर आकर क्यों पठन करते हैं। आज मैं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि सार्वजनिक जगहों के यहाँ पर नमाज पठन करने के लिए तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और शनिवार वाड़ा में जो अनधिकृत मजार बांधी गई है उसे भी तुरंत हटाया जाए। पुणे की सांसद मेधाजी कुलकर्णी, इन्होंने जो पुढाकार लिया है, जो कदम उठाया है, इसके लिए मैं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मेधाताई जी ने जो इसके बारे में आवाज उठाई है, ये हर एक हिंदू जनप्रतिनिधि के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है, एक आदर्श उदाहरण है। हमारे मंदिरों की, हमारे ऐतिहासिक जगहों की रक्षा अगर हिंदू जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो क्या मुस्लिम जनप्रतिनिधि आएंगे?
एनसीपी एसपी लीडर प्रशांत जगताप ने शनिवार वाड़ा मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आइन सभी को अपने मजहब पर अमल की आज़ादी देता है और एक सयाहती मरकज़ पर नमाज पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। प्रशांत जगताप ने कहा कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा इस देश में रहते, इस देश का जो कामकाज है वो संविधान के द्वारा होता है। संविधान ने हर जाति हर धर्म को अपना मजहब, उसी के साथ अपनी रोज की जो नहीं क्या डे टू डे नहीं क्या लाइफ नहीं क्या हम लोग जो लाइफ स्टाइल है वो गुजारने के लिए परमिशन दी है। शनिवार वाड़ा कोई कानूनी जगह नहीं है, हेरिटेज प्लेस है और टूरिज्म प्लेस है। वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं क्या जो नहीं क्या औरतें आई थी, जो वुमेन्स आए थे, उनको शायद वो रोज़ के 5 टाइम की नमाजी रहेंगे, उनको उस टाइम शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना मुनासिब उन्होंने समझा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे जो नहीं क्या सुपरवाइज़र थे, वॉचमैन थे, उन्होंने उनको ये इत्तला देनी चाहिए थी, उनको वो नहीं क्या इंटीमेशन देना चाहिए था, उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपने अभी जो किया है लेकिन यहाँ पर ये जगह नहीं। लेकिन वो उसके बजाय भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी रास्ते पर आई, उन्हें हिंदू मुसलमान यानी क्या फसाद करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये भाजपा की राजनीति है कि पुणे में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से नहीं क्या भ्रष्टाचार, गुनहगारी, गैंगस्टर की नहीं क्या चर्चा हो रही है, वो चर्चा बाजू में रखने के लिए शायद मुरलीधर मोहोल जी की जैन ट्रस्ट की जो जमीन उन्होंने नहीं क्या उसमें जो गफला किया है उससे ध्यान नहीं क्या हटवाने के लिए इस तरीके की साजिश मेधा कुलकर्णी ने की है। और इंसान बदउनवानी इदारा लोकपाल ने 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिनकी मजमूई कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। लोकपाल के जरिए इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने की खबर पर शदीद रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर सख्त तबसरा किया है। देश में लोकपाल इसलिए बनाया गया था क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार से थक चुकी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के चलते लोकपाल बनाया, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। आप मुझे आज तक बता दीजिए लोकपाल का ऐसा कौन सा काम है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया होगा। और ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, ये टेंडर निकाल रहे हैं एक विदेशी गाड़ी का। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जो लोकपाल का जो इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है, लोकपाल बनाने में खर्च हुआ, लोकपाल वालों को बिठाने में खर्च हुआ, अब वो इस तरीके से उसका आई वुड से अननीडेड एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। मुंबई के बाइकला इलाके में सल्वेशन आर्मी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की इमारत में तामीर व मरम्मत का काम जारी था और इस हादसे में वहां काम करने वाले मजदूर जख्मी हो गए हैं। बता रहे कॉन्ट्रैक्टर के लोग नीचे काम कर रहे थे, 4 जन को मार लगाया, ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली। अभी अंदर कोई है कि नहीं वो ढूंढने का काम हमारा चल रहा है। पहला अभी कोई पादचारी वहाँ से जा रहा है, किसी को लगा है कि अभी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक लेडी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उनको 108 में से हम लोग ने भाटिया हॉस्पिटल भेजा है, उनको आगे उपचार मिलने के लिए। यहाँ पे ये साल्वेशन आर्मी का एक बिल्डिंग था, जहाँ पे साल्वेशन आर्मी के जो सामाजिक कार्य चलता है और जहाँ पे साल्वेशन आर्मी के स्टाफ जो यहाँ पे रह रहे थे, कम से कम 3 फैमिली थी, जहाँ पे एक फैमिली वो बाहर गई थी, दूसरी फैमिली जी तो हेडक्वार्टर में वो उनका काम कर रही थी। और साल्वेशन ये बिल्डिंग अगर देखा जाएगा तो ये बिल्डिंग बहुत साल पुराना, मतलब एक अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग थी और वो एक खराब हो गई, मतलब गिर गई पूरी। लगभग जालना के रुक्मिणी नगर में डकैती की कोशिश करने वाले मुलजमीन को तफ्तीश के अमल के दौरान जाए वाक़े पे ले जाया गया। इस केस में 6 मुलजमीन ताहाल मफरूर हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बाला साहेब पवार ने कहा है कि क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी मुलजिम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डकैती में इस्तेमाल होने वाला स्लेहा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बरोबर आहे, कारण त्यांनी या ठिकाणी कट रचला होता। दरोड्याचा प्रयत्न जो झाला ते चंदनजिरा परिसरामध्ये त्यांनी कट रचला होता आणि तो कट त्यांनी कोणत्या ठिकाणी बसून रचला त्याबाबत आम्ही त्यांना घटनास्थळावर घेऊन गेलो होतो। त्यांनी सांगितलं की आम्ही या ठिकाणी बसलो होतो, इतके लोक त्या ठिकाणी आम्ही बसून प्लॅन केला होता, काय काय करायचं ते त्यांनी घटनास्थळ दाखवलं आहे। तपास चालू आहे, अजून इतर आरोपी पण निष्पन्न करणं बाकी आहे, तपास सुरू आहे। मंगल की रात देर गए मुंबई कोस्टल रोड के साउथ बांड्रा स्ट्रीट पर
तारदियों के करीब एक BMW कार हादसे का शिकार हो गई, जिसने कॉरिडोर पर तेज रफ्तारी और सड़क की हिफाजत के बारे में नए खदशात को जन्म दिया। ये कार मुबैना तौर पर एक साइड बैरियर से टकराने से पहले कंट्रोल खो बैठी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट पर ओवर स्पीडिंग और लेन की खिलाफ वर्जियों के अब तक कुछ केसेस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के थाने में कपड़े के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। फायर ऑफिसर जगदीश गणेश ने कहा, हमें सुबह 4:30 बजे कपड़े के गोदाम में आग लगने की इत्तला मिली थी। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरा नाम जगदीश दरेकर है। सुबह 4:30 बजे अंजुरफटा फायर स्टेशन पे राहनाल मनी सूरत कंपाउंड महादेव मडवी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कपड़े के गोदाम में आग लगे ऐसा कॉल हमें प्राप्त हुआ था। तत्काल भिवंडी अग्निशमन दल की 2 फायर इंजन घटनास्थल पे हाजिर हुई है। यहाँ पे शुरू में पानी की दिक्कत थी, अभी आग कंट्रोल में है, कूलिंग का काम चालू है। जीवितहानि तो नहीं हुई? कोई भी जीवितहानि नहीं है। आपके कारणों की पता लगता है? सर, आग का कारण निश्चित नहीं बता सकता। मेरा नाम जगदीश दरेकर है। कामले का कहना है कि दिवाली के तनाजिर में रेलवे की जानिब से इजाफी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नांदेड़ डिवीजन रोजाना 9 से 10 इजाफी ट्रेनें चला रहा है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि त्यौहार के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना करना ना पड़े। मंडल रेल प्रबंधक नांदेड़ मंडल और रेलवे की ओर से किए जाने वाले प्रयासों तक आप तक पहुंचाने का मेरा यह प्रयास है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यह बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि रेलवे इस दिवाली के अवसर पर 12,000 ट्रेनों का संचालन करके जो एक्स्ट्रा रश होता है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर नांदेड़ डिवीज़न की ओर से और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही है। नांदेड़ डिवीज़न की ओर से हम रोज़ 9 से 10 एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ट्रेन्स है, फेस्टिवल स्पेशल्स है, उनकी संख्या पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 50% ज़्यादा है। और यह है कि पिछले साल जो हम लोग 1.6 लाख पैसेंजर्स जो डील कर रहे थे, वो उसकी संख्या इस साल 1.8 लाख पैसेंजर्स तक पहुंच चुकी है। इसमें हमारे बिजनेस में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा भी अभी तक 973 ट्रेनों का संचालन हो रहा है और इस दौरान यात्रियों के प्रवास को सुगम बनाने के लिए और उसको एक अच्छी यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए हमने अपनी ओर से वॉर रूम भी गठित किए हुए हैं और रेल मदद के माध्यम से हम यात्रियों को होने वाली समस्याओं का तुरंत निवारण करने का प्रयास कर। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह के एक हालिया बयान पर दिल्ली आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मनजिंदर सिंह का बयान अफसोसनाक है। इन्हें पंजाब के सिख किसानों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। के विषय में जो इनके मंत्री ने कहा, इनको पंजाब के सिख किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सोचना भी कि किसान, खास तौर पे पंजाब के सिख किसान हिंदुओं के त्योहार को बदनाम करने के लिए खास तौर पे दिवाली के दिन पराली जला रहे थे, ये तो शर्मनाक सोच है और इसके लिए इनको पंजाब के सिखों से माफी मांगनी चाहिए। सिख धर्म के जो गुरु साहब हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, उनके लिए उनसे इन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब का डेटा मैं आज लाया हूं, जहां 2021 में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।